हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले बता दें, ये जो पालमपुर है एक हाइपोथेटिकल विलेज है। ये जो ऑथर है इन्होंने एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करी है कि एक जो विलेज है पालमपुर, एक विलेज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हालांकि जब आप पालमपुर के बारे में डिटेल में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो पालमपुर है कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश का ही कोई विलेज है। अब पालमपुर जो एक वेल डेवलप्ड विलेज है, जैसा कि ज्यादातर विलेज होते हैं। अब पालमपुर में क्या है कि मेटेलिक रोड्स हैं। अब मेटेलिक रोड्स हैं, इसका मतलब क्या है कि जो पालमपुर की सड़कें हैं वो पक्की हैं। दैट मीन्स दे आर ऑल वेदर्ड रोड्स। मेटेलिक रोड्स का क्या मतलब होता है कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से ऑल वेदर्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वेदर के लिए सूटेबल है। अगर रेनी सीजन भी है तब भी आप पालमपुर में जा पाओगे। अब रोड की कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ का अच्छा होगा। अब ट्रांसपोर्ट रोड अच्छी है, ट्रांसपोर्ट्स में क्या क्या है पालमपुर के लोगों के पास? ट्रैक्टर्स हैं, जीप्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ट्रक भी ले रखा है पालमपुर के लोगों ने। अब क्या है कि जैसे कि हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि पालमपुर जो वेल डेवलप्ड विलेज, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की भी अवेलेबिलिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ के लोगों ने ट्यूबवेल्स के भी कनेक्शन ले रखे हैं। इसके अलावा जो पालमपुर है, पालमपुर में दो प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है स्टूडेंट्स के लिए। अब गवर्नमेंट यहाँ पे एक डिस्पेंसरी भी ओपन करके रखी है गवर्नमेंट ने। प्राइमरी हेल्थ केयर, दैट मीन्स वहाँ पे छोटा सा एक हॉस्पिटल टाइप है। प्राइवेट डिस्पेंसरी क्या होती है? छोटे छोटे मेडिकल स्टोर जहाँ पे दवा अवेलेबल होती है। अब पालमपुर के बारे में आपने क्या क्या पढ़ लिया? ये जो पालमपुर है वहाँ पे मेटेलिक रोड्स हैं। मेटेलिक रोड्स हैं, उसकी वजह से लोगों के पास ट्रांसपोर्ट है, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है। इसके साथ साथ वहां पे लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से लोगों ने ट्यूबवेल्स के कनेक्शन ले रखे हैं। इसके अलावा पालमपुर में स्कूल्स हैं बच्चों के लिए, और हेल्थ केयर के नाम पे वहां पे एक छोटा सा हॉस्पिटल है, और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी लोगों ने ओपन कर रखे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद हमें ये फील होता है, ये पता चलता है कि जो पालमपुर है कहीं ना कहीं वो एक वेल डेवलप्ड गांव में आ जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज अगर किसी गांव में अवेलेबल हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टस से अचीवमेंट क्रिएट करके रखता है। तो पालमपुर में क्या क्या पढ़ लिया कि पालमपुर में क्या है? मेटालिक रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है, बच्चों के लिए स्कूल है, लोगों के लिए अस्पताल है, डिस्पेंसरी है। ये सारी चीजें पालमपुर में हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्रोडक्शन क्या है। अब प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्शन आखिर होता क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड वैल्यूएबल गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अब कोई भी रॉ मटेरियल है उसको आप एक फिनिश्ड वैल्यूएबल गुड बना देते हो। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल को आप किसी वैल्यूएबल, मतलब अब जैसे आपके पास व्हीट है, अगर आप व्हीट से चपाती में कन्वर्जन कर देते हो तब क्या होता है? अब व्हीट तो आप खाओगे नहीं, व्हीट से कहीं ना कहीं आप चपाती बनाओगे। अगर चपाती बनाओगे तो वो आपके लिए यूजफुल है। तो हम किसी भी रॉ मटेरियल को अगर एक फिनिश्ड अच्छी चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट मीन्स जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है जिस चीज की, प्रोडक्शन क्या है? अब जैसे आपने शर्ट पहननी है तो अब शर्ट कहाँ से आएगी? कोई ना कोई रॉ मटेरियल आप यूज करोगे। तो जो कॉटन से कन्वर्जन होगा शर्ट का, वो क्या है? प्रोडक्शन है। कॉटन अभी क्या है आपका? कॉटन आपका रॉ मटेरियल है। जब आप एक प्रोडक्शन करके इसको कन्वर्ट कर दोगे किसमें? शर्ट में, तभी आपके लिए एक फिनिश्ड वैल्यूएबल गुड्स क्रिएट हो जाएगा। अभी तक क्या है? कॉटन तो आप पहन नहीं लोगे, कॉटन एक रॉ मटेरियल है। तो प्रोडक्शन का क्या मतलब है? जब आप किसी रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल गुड में कन्वर्ट कर देते हो, उस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। अब प्रोडक्शन करना क्यों जरूरी होता है? अब बात ये आती है कि प्रोडक्शन जरूरी क्यों है। अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपकी जो बेसिक नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल हो जाती है। अब किसी को कॉटन या व्हीट की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, हमें तो कहीं ना कहीं चपाती या शर्ट की ही जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है वो शर्ट है, ना कि कॉटन। अब आपको पता चल गया है कि प्रोडक्शन क्या है। रॉ मटेरियल से अगर किसी चीज को हम एक वैल्यूएबल गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो तो प्रोडक्शन हो गया। अब प्रोडक्शन की जरूरत क्यों है?
क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो अगर हम एक प्रोसेस के थ्रू नहीं करेंगे तो हम अपनी बेसिक नीड्स को नहीं फुलफिल कर पाएंगे। एक जो प्रोसेस है कन्वर्जन की वही प्रोडक्शन है। अब बात ये आती है कि प्रोडक्शन होगा कैसे। तो अब पढ़ना है आपको फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन होगा कैसे। अब ये तो है नहीं कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल से आप प्रोडक्शन कर ले रहे हो एक वैल्यूएबल गुड्स बना। उसकी एक प्रोसेस होती है। अब प्रोसेस के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उनमें सबसे मेन फैक्टर होता है लैंड। अब आपको अगर कहीं पे इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए अब क्या होगा। अब अगर आपको कॉटन से अगर शर्ट बनानी है तो कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। अब इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। कहीं ना कहीं आपको लैंड चाहिए होगा। अब ये तो है नहीं कि आप हवा में इंडस्ट्री लगा लोगे। अब इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपके पास लैंड होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कहीं पे भी कॉटन का प्रोडक्शन कर ले रहे हो। उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट जगह होगी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है लैंड हो गया। लैंड के साथ साथ जो अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। अगर आपके पास लैंड होगा तभी आप कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री लगा पाओगे। अदरवाइज आप इंडस्ट्री कहाँ पे लाई करोगे, कहाँ स्टैंड करोगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन करने के लिए, तो आपको क्या जरूरी है सबसे ज्यादा, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर आपके पास लैंड होना चाहिए बेटा। अब आपने लैंड ले लिया, अब इंडस्ट्री लगाने के लिए आपके पास लैंड अवेलेबल हो गया। अब उसमें काम करने के लिए भी आपको लोग चाहिए होंगे। अब काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे तो आप लेबर, उसके लिए क्या है, आप उनको क्या किस कैटेगरी में रखोगे, लेबर। अब लेबर भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं स्किल्ड लेबर, दूसरे होते हैं अनस्किल्ड लेबर। अब स्किल्ड लेबर क्यों चाहिए, अगर आप इंडस्ट्री चला रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एजुकेटेड लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो एजुकेटेड लोग होंगे अच्छे से काम कर पाएंगे। अब अगर आप स्किल्ड और जो अनस्किल्ड लेबर है, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे काम एजुकेटेड लोग कर पाएंगे। जो जहाँ पे स्किल की जरूरत नहीं, जहाँ पे मैन पावर की जरूरत होगी वहां पे आपके लिए अनस्किल्ड लेबर चाहिए होंगे। अब स्किल्ड और अनस्किल्ड में मेन डिफरेंस क्या है, जो स्किल्ड लेबर होंगे वो एजुकेटेड होंगे और जो अनस्किल्ड होंगे वो अनएजुकेटेड होंगे। सबसे मेजर डिफरेंस तो यही हो जाता है। इसके बाद जो अब स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर आपको थोड़ा महंगे पड़ेंगे, कॉस्टली पड़ेंगे। अनस्किल्ड लेबर आपको सस्ते में मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो स्किल्ड लेबर होंगे कहीं ना कहीं इनके पास नॉलेज है। नॉलेज है तो स्किल है किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए। अब स्किल्ड लेबर है तो कम समय में काम कर देंगे। अब जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनके पास किसी भी टाइप का कोई नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। तो अनस्किल्ड लेबर को क्या होगा, ये सस्ते में अवेलेबल हो जाएंगे आपको। और ये किसी भी टास्क को करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम लेंगे। क्यों, क्योंकि जब इनके पास नॉलेज नहीं है तो कोई ना कोई इनको नॉलेज देने वाला चाहिए। तो अब आपके पास लैंड हो गया प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे आप इंडस्ट्री अपनी सेटल करोगे। दूसरा फैक्टर क्या है, अब इंडस्ट्री आपने लगा ली, अब आपको क्या चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होंगे प्रोडक्शन करने के लिए। अब स्किल्ड लेबर्स में कौन कौन आ जाएगा, जैसे आपके इंजीनियर्स हैं, ये किस में आएंगे, ये स्किल्ड लेबर्स होंगे, हो जाएंगे। इसके बाद अकाउंटेंट चाहिए होगा। अब अकाउंटेंट किस में आएगा, अकाउंटेंट के पास नॉलेज होगा, फाइनेंशियल नॉलेज होगा, तो वो भी आपका स्किल्ड कैटेगरी में आ जाएगा। और ये जितने आपको देख रहे हैं लेबर काम करते हुए, ये सारे के सारे अनस्किल्ड होंगे। क्योंकि ये सिर्फ कैसा काम कर सकते हैं जहाँ पे मैन पावर की जरूरत है। ये स्किल्ड वाले काम नहीं कर सकते। क्यों, जस्ट बिकॉज दे आर अनएजुकेटेड, इनके पास किसी भी टाइप का कोई नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज नहीं है तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये काम नहीं कर सकते, ये काम कर सकते हैं। ये ऐसे काम करेंगे जहाँ पे नॉलेज की जरूरत नहीं है, जहाँ पे किसी भी स्किल की जरूरत नहीं है। और स्किल्ड लेबर कहाँ पे काम करेंगे, जहाँ पे स्किल की जरूरत होगी, जहाँ पे हमें नॉलेज की जरूरत होगी, जहाँ हमें एक प्रॉपर मैनर में काम करना है वहां पे हम स्किल्ड लेबर यूज करेंगे। जहाँ पे सिर्फ बिना दिमाग के काम चल जाएगा वहां पे हमको अनस्किल्ड लेबर रखनी है। अब आपके पास दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मिल गए, लैंड भी हो गया, लेबर भी हो गया। अब लैंड लेबर के बाद आपको क्या चाहिए होगा, आपको फिजिकल कैपिटल चाहिए होगी। फिजिकल कैपिटल क्या होती है, ऐसी कैपिटल जो विजिबल हो, आपको दिखाई दे कि हाँ ये आपको। अब जैसे, अब फिजिकल कैपिटल के भी दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस, जो फिक्स्ड कैपिटल होता है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो आपको वर्किंग कैपिटल ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब फिक्स्ड कैपिटल में आपके क्या आ जाएंगे, जैसे टूल्स हैं आपके, बिल्डिंग्स हैं, ये सारे के सारे आपके फिक्स्ड कैपिटल हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपने एक बार मशीन खरीद ली, एक बार आपने बिल्डिंग बनवा दी, तो आपको जब
प्रोडक्शन करना है तो बार बार इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लॉन्ग लास्टिंग है। जब तक कोई रिपेयरिंग की जरूरत नहीं आएगी तो बिल्डिंग या टूल्स में या मशीन्स में किसी भी टाइप का ऐसा नहीं कि हर बार आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप नई बिल्डिंग बना रहे हो, हर बार आप नई मशीन बना। बट जब आप वर्किंग कैपिटल की बात आएगी, जैसे जितनी बार आप प्रोडक्शन करोगे उतनी बार आपको जरूरत पड़ेगी। अब वर्किंग कैपिटल का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए। अब आप जितनी बार प्रोडक्शन करोगे उतनी बार आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। इसके अलावा मनी, मनी आपको हर स्टेज पे चाहिए होगी, क्योंकि अगर लैंड भी खरीदोगे तब भी आपको रुपए चाहिए, लेबर के लिए भी आपको मनी चाहिए। तो जितनी बार आप प्रोडक्शन करोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, उतनी बार आपको मनी चाहिए होगी। तो वर्किंग कैपिटल में क्या है, रॉ मटेरियल और मनी ये दोनों आपके वर्किंग कैपिटल में आ जाते हैं। रॉ मटेरियल्स और मनी आपके वर्किंग कैपिटल में आ जाएंगे। फिक्स्ड कैपिटल में क्या है, टूल्स हैं आपके, बिल्डिंग्स हैं, मशीन्स हैं। ये अगर आपने एक बार इंस्टॉल कर दी कहीं पर तो आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको किसी भी टाइप की कोई फॉल्ट इनमें नहीं नजर आती। तो फिजिकल कैपिटल में क्या है, फिजिकल कैपिटल दो तरह की है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल में क्या है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपने एक बार कर दिया तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। और वर्किंग कैपिटल में क्या है, आप जितनी बार प्रोडक्शन करोगे एट एवरी इनिशियल स्टेज आपको शॉर्ट वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। अब जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो कॉटन का, कॉटन से आप शर्ट बना रहे हो तो आपको क्या है, कॉटन हर बार चाहिए होगी। अगर ऐसा तो है नहीं कि एक बार कॉटन ले लिया शर्ट बना दिया तो आपका काम चल जाएगा। आपको कॉटन जितनी बार आप शर्ट बनाना चाहोगे उतनी बार आपको कॉटन चाहिए होगी। तो कॉटन किस कैटेगरी में आप लोग रखोगे, कॉटन आपको वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब आपने तीन फैक्टर्स पढ़ लिए प्रोडक्शन के, अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको पढ़ना है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। अगर कहीं पे भी ह्यूमन कैपिटल की बात होगी तो वहां पे क्या मतलब है, कहीं ना कहीं हम नॉलेज से डील कर रहे हैं। अब आपके पास तीन फैक्टर होगा, नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी, स्किल नहीं होगी तो अब ह्यूमन कैपिटल का क्या काम है, सारे के सारे जो तीन फैक्टर्स आपके पढ़ के आए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे के सारे मैनिपुलेट करने के लिए, चलाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन कैपिटल की पड़ेगी, नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है आपका, ह्यूमन कैपिटल। आपको नॉलेज होना चाहिए, क्यों, अगर आपके पास अच्छा ह्यूमन कैपिटल है दैट मीन्स अच्छी नॉलेज है, तो आपको ये पता होगा कि लैंड कहाँ लेने के लिए सुटेबल रहेगा, आप कैसी जगह इंडस्ट्री लगाओगे जिससे आपका प्रॉफिट होगा। अब कहाँ, आप कैसी लेबर आपकी कंपनी में रहेगी, आप जहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो स्किल्ड लेबर कैसे रखने हैं, जितने अच्छे स्किल्ड लेबर होंगे आप उतना अच्छा प्रोडक्शन कर पाओगे, उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ होगी, उतना अच्छा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपका ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। और ह्यूमन कैपिटल का क्या काम है कि जितने भी आपके अदर फैक्टर्स हैं उनको डील करने का काम कौन करेगा, आपका जो ह्यूमन कैपिटल है। सारे के सारे फैक्टर्स को अगर कोई कंट्रोल करेगा तो वो ह्यूमन कैपिटल होगा। ह्यूमन कैपिटल क्या है, बेसिकली नॉलेज होना चाहिए आपको पास, स्किल्स होनी चाहिए। तो कैसे आप कौन सी लेबर रखनी है, कहाँ पे लैंड लेना है, कहाँ पे फिजिकल कैपिटल, कहाँ पे वर्किंग कैपिटल पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारा का सारा डील करेंगे ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल किससे डील करेगा, आपका नॉलेज। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आप अच्छा प्रोडक्शन कर पाओगे और आपकी जो इंडस्ट्री है वो अच्छा डेवलपमेंट करेगी। तो आपने क्या पढ़ा, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, कौन कौन से फैक्टर थे। पहला फैक्टर क्या था आपका, आपके पास एक लैंड होना चाहिए, विदाउट लैंड आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। लैंड के साथ साथ आपके पास लेबर होनी चाहिए। अब लैंड हो गया, लेबर हो गया, इसके अलावा आपके पास कैपिटल भी होनी चाहिए। अब कैपिटल के बाद, अब कैपिटल कैसी, ये कैपिटल आपकी फिजिकल कैपिटल है। इसके बाद फिजिकल कैपिटल आपके पास आ गई, तो इन तीनों फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, आपके पास क्या होनी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल। दैट मीन्स आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब आपने पढ़ लिया फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, अब बैक आते हैं वापस पालमपुर की ओर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो आपको पूरा पूरा पालमपुर के बारे में ही पढ़ना है। पहले हमने क्या पढ़ा कि पालमपुर की लोकेशन क्या है, पालमपुर की क्या कंडीशन। अब हम ये देखेंगे जो पालमपुर के लोग हैं वो दो तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। पहली है आपकी फार्मिंग, दूसरी है नॉन फार्मिंग।
जो पालमपुर की जनता है उसमें 75% लोग फार्मिंग में एंगेज है। अब जब 75% लोग फार्मिंग में अगर एंगेज हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है पालमपुर के लिए? फार्मिंग। अब पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है? तो अब पालमपुर में सबसे पहले क्या, फार्मिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए। अब आप क्रॉप्स ग्रो करोगे तो कहाँ करोगे? उसके लिए आपको एक एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए आपके पास। अब क्या है, पालमपुर की क्या कंडीशन है 1960 से? पालमपुर में किसी भी टाइप का कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ। किस चीज में एक्सपेंशन नहीं हुआ? एग्रीकल्चरल लैंड में। जो पालमपुर का लैंड है जितना 1960 में था उतना आज भी है। 1960 से लेके आज तक किसी भी टाइप का कोई लैंड एक्सपेंशन नहीं हुआ पालमपुर। हालांकि कुछ जो बैरन लैंड थे, वेस्ट लैंड थे, उसको कन्वर्ट कर दिया है लोगों ने किस चीज में? कल्टीवेबल लैंड में। अब कोई वेस्ट लैंड पड़ा हुआ है, अब वहाँ के लोग थोड़ा एजुकेटेड भी हैं पालमपुर के लोग, तो उन्होंने उसको क्या कर लिया, अपने यूज में ले लिया है। उसको उन्होंने कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या है, जो पालमपुर में लैंड है वो तो फिक्स है, जितना 1960 में था उतना ही है। और हालांकि थोड़ा बहुत जो वेस्ट लैंड था वहाँ के लोगों ने उसको कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर लिया है। तो पालमपुर के लिए जो फार्मिंग हो रही है, अब पालमपुर में 75% लोग फार्मिंग कर रहे हैं। तो अब फार्मिंग में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपके पास लैंड होना चाहिए। बिना लैंड के तो आप फार्मिंग कर नहीं लोगे। अब पालमपुर में क्या, जब से 1960 से लेके किसी भी टाइप का कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ, जितना लैंड था उतना ही है। तो अभी पालमपुर में क्या पता चला कि जो पालमपुर का लैंड है वो फिक्स्ड है, जितना था उतना ही है। किसी भी टाइप से लैंड में कोई इंक्रीमेंट तो होगा नहीं। अब पालनपुर में क्या है, अब लैंड फिक्स है। अब लैंड का तो इंक्रीमेंट हो नहीं सकता, तो अब हम क्या करेंगे? जो पालन कोई ना कोई तो हम मेथड निकालेंगे। तो जो पालनपुर के लोगों ने उन्होंने क्या कर स्टार्ट कर दिया, मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है? ग्रोइंग दे मोर देन वन क्रॉप। अगर एक लैंड में आप एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करते हो तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका मल्टीपल क्रॉपिंग में आ जाएगा। अब जैसे आप इमेज में देख रहे हो, एक साइड क्या है, यहाँ पे कुछ कॉलीफ्लावर्स लगा हुआ है, बीच में हमने कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दी। अब क्या है, एक लैंड में हमने कई सारी फार्मिंग कर रखी है। देखिए अलग अलग रो में आपने अलग अलग फार्मिंग करके रखी है। तो ये किसका एग्जाम्पल, ये आपका मल्टीपल क्रॉपिंग है। क्यों? क्योंकि अब लैंड में तो किसी टाइप का एक्सपेंशन हो नहीं रहा। तो हमको इसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या सॉल्यूशन निकाला? हम मल्टीपल क्रॉपिंग करा रहे हैं पालमपुर में। अब पालमपुर के लोग क्योंकि एजुकेटेड हैं तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक लैंड पे एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट कर दिया पालमपुर के लोगों ने। और जब एक से ज्यादा क्रॉप हम किसी एक लैंड पे ग्रो करते हैं तो क्या मल्टीपल क्रॉपिंग है। व्हेन वी ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन अ सेम लैंड, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। पढ़ के आए कि जो पालमपुर का लैंड है वो फिक्स है। अब लैंड एक्सपेंशन नहीं हो सकता, तो पालमपुर के लोगों ने नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, मल्टीपल क्रॉपिंग की। अब मल्टीपल क्रॉपिंग तो बाद में आया जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। पहले जो पालमपुर के लोग यूज करते थे वो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स यूज करते थे। उसमें क्या होता था, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड होते थे उसमें लोग जो खेती करते थे, इरिगेशन के लिए वो कैनाल्स को यूज करते थे। इरिगेशन के लिए यूज करते थे। जो ट्रेडिशनल टूल्स थे, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं सिकल है, ये सारे के सारे टूल्स यूज करते थे ट्रेडिशनली। ये टूल्स करते थे। अब पहले तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं कि आपके पास ट्रैक्टर्स हों, थ्रेशर्स हों, हार्वेस्टर हों। उस टाइम क्या होता था, आपके पास पुराने टूल्स होंगे, जैसे ये सिकल देख रहे हैं आप लोग। अब कल्टीवेट करने के लिए आप देख रहे हैं एनिमल्स का यूज करते थे। तो जो पालमपुर के लोग हैं पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड यूज करते थे। जब पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड ये लोग यूज करते थे तो जो पालमपुर का प्रोडक्शन था वो 1300 kg पर हेक्टेयर था। पहले क्या था, ये लोग प्रोडक्शन करते थे। अब जो आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में जिन्होंने लाने का काम किया था वो थे आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। क्या किया इन्होंने, एक सीड्स इंट्रोड्यूस कर दिए, HYV सीड्स, दैट मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले क्या था, आप एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए,
तो अब यहाँ पर जो पालमपुर के लोग हैं, अब उन्होंने जो पहले ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे अपने प्रोडक्शन के लिए, अब वो कौन से सीड्स यूज कर रहे हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसने इंडिया का जो एग्रीकल्चर मॉडल है वो पूरी तरह से बदल दिया। अब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के साथ साथ बहुत सारे इरिगेशन के सिस्टम लॉन्च हो गए, अलग अलग टाइप के इरिगेशन होने लगे। तो जो MS स्वामीनाथन थे, इंडिया के एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फिगर हैं, जिन्होंने इंडिया के प्रोडक्शन को अगर बढ़ाया, तो सारा का सारा क्रेडिट आपके MS स्वामीनाथन साहब को जाता है। इंडिया में क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, तो अब जो पालमपुर के लोग हैं वो भी खेती में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं वो लोग? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज कर रहे हैं। अब पहले क्या था, पहले हम लोग ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे। अब आपके ग्रीन रेवोल्यूशन ने किस चीज को रिप्लेस कर दिया? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आ गए। अब जो फार्मर्स यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कर रहे हैं। अब जो पहले ट्रेडिशनल टूल्स यूज होते थे, अब उसको आपके ट्रैक्टर्स ने रिप्लेस कर दिया है। अब पहले क्योंकि इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो किसी भी टाइप की कोई मेडिसिन यूज नहीं होती थी ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में। अब क्या हो रहा है, हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स के साथ साथ हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। तो जो फार्मिंग का आ जाने के बाद पूरी तरह से बदल गया है। फर्टिलाइजर्स हो गए, आपके इंसेक्टिसाइड्स हो गए। अब ये सारी की सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं। इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए। अब इसके अलावा जब इरिगेशन, पहले हम देख रहे थे लोग कहाँ से इरिगेशन कर रहे थे, रिवर से कर रहे थे या तो कैनाल से कर रहे थे। अब उसको क्या रिप्लेस कर दिया? अब लोगों ने ट्यूबवेल लगवा लिए हैं। ट्यूबवेल के साथ साथ बहुत सारे इरिगेशन सिस्टम होते हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया आपका। अब क्या है, ये जो पालमपुर के लोग हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल सीड्स को रिप्लेस कर दिया आपके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ने। अब जो ट्रेडिशनल टूल्स होते थे उसको आपके ट्रैक्टर्स ने, हार्वेस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया है। और जो इरिगेशन सिस्टम था, पहले क्या होता था कि रिवर्स और से हम इरिगेशन कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास हमने ट्यूबवेल इंस्टॉल कर दिया। क्योंकि पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की भी कोई शॉर्टेज नहीं है। शॉर्टेज नहीं, तो वहाँ के लोगों ने ट्यूबवेल्स भी इंस्टॉल करके रखे हैं। अब MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, उसके चलते हम लोग फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसलिए सिर्फ यूज कर रहे हैं ताकि ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, और इसका रिजल्ट हमें पालमपुर में दिखता भी है। पहले जो 1300 kg पर हेक्टेयर होता था, अब वो बढ़ के कितना हो गया? 3200 kg पर हेक्टेयर। क्या हो रहा है कि हम इतना ज्यादा ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में इंगेज हो गए हैं। अब इतने ज्यादा हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं, केमिकल्स का ओवर यूज कर रहे हैं। जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, अब उनको पानी ज्यादा चाहिए। ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को क्या चाहिए? मोर वाटर चाहिए। इसके साथ साथ अब इतने ज़्यादा हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड। अब इससे क्या हो रहा है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो तो कम होगी कहीं ना कहीं। अब अगर आपसे मार मार के ज़्यादा काम कराया जाएगा तो आप कब तक करोगे? इसी तरह क्या, जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। और सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन का केस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पंजाब में। इंडिया में सबसे ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन कहाँ पे हो गया? पंजाब में। क्योंकि जो पंजाब के लोग हैं उन्होंने प्रोडक्शन के चलते इतना ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए, जिससे जो लैंड की सस्टेनेबिलिटी है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। और अगर एक बार लैंड की सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाती है, तो फिर वो जल्दी रिकवर नहीं होगी, उसको बहुत साल लग जाएंगे उसको रिकवर होने के लिए। अब आपने ये पढ़ लिया कि पालनपुर का जो लैंड है वो फिक्स्ड है। अब जब लैंड फिक्स्ड है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने मल्टीपल क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी है, ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं, जिसके चलते जो लैंड की सस्टेनेबिलिटी है, फर्टिलिटी है, वो कम हो रही है। अब हम ये देखेंगे कि पालमपुर में लोगों के पास लैंड कितना है। तो सबसे मेन बात आ जाती है पालमपुर में लोग कितने हैं। तो जो पालमपुर है वहाँ पे 450 फैमिलीज है। कितनी फैमिलीज है? 450। अब जो 450 फैमिलीज हैं, उसमें जो 60 फैमिलीज हैं उन पे पास क्या है? मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड है।
और इसके बाद जो 150 फैमिलीज हैं वो कैसी हैं, वो लैंडलेस हैं। दैट मीन्स उनके पास किसी भी टाइप का कोई लैंड नहीं है। फिर इसके बाद जो बचती हैं 240 फैमिलीज, ये जो 240 फैमिलीज हैं इनके पास लैंड तो है बट वेरी लेस अमाउंट ऑफ लैंड, यू कैन से लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। और ये जो 150 फैमिलीज हैं ये सारी की सारी मोस्ट प्रोबेबली ये लोअर कास्ट से आती हैं। अब आपके पास ये भी पता चल गया कि लैंड कितना है पालमपुर में, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, लैंड की सस्टेनेबिलिटी फर्टिलिटी कैसे लूज हो रही है, पालमपुर में किसके पास कितना लैंड है। अब ये बात पता चली, अब लैंड में काम करने वाले लोग तो चाहिए होंगे, तो अब जो लेबर हैं वो कहाँ से आएंगे। तो जो ये 60 फैमिलीज हैं, दैट मीन जो 60 फैमिलीज वाले लोग हैं ये किस में आ जाएंगे, ये लार्ज फार्मर्स में आ जाएंगे। और ये जो लार्ज फार्मर्स होंगे अब ये खुद से तो काम करेंगे नहीं, तो ये लेबर कहाँ से लाएंगे। ये जो 150 फैमिलीज हैं, जो लैंडलेस फैमिलीज हैं, ये क्या करेंगे, ये जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके यहाँ एज ए लेबर काम करेंगे, उनके एग्रीकल्चर लैंड पे एज ए लेबर काम करेंगे जो 150 फैमिली लैंडलेस है। अब जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है वो किस में आ जाएंगे, वो स्मॉल फार्मर्स में आ जाएंगे। अब स्मॉल फार्मर्स क्या करेंगे, अब इनके पास ना इतनी ज्यादा कैपिटल है ना इतना ज्यादा लैंड है, तो ये क्या करेंगे अपना काम खुद से कर लेंगे। दे कैन डू देयर वर्क बाई ओन, इनको किसी भी टाइप से लेबर हायर नहीं करना पड़ेगा। अब आपके पास क्या है, लैंड भी आपके पास हो गया, लेबर भी हो गई, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है वो क्या है, कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब, मनी। अब पालमपुर के लोगों के पास मनी कहाँ से आएगी, अब जो लार्ज स्केल फार्मर्स हैं, अब उनके पास जब ज्यादा लैंड है तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास सेविंग्स होंगी। अब लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं, अब उनके पास तो इतने ज्यादा लैंड है नहीं, तो वो क्या करेंगे, अब वो जो मनी लेंडर्स हैं से लोन लेंगे। और ये जो मनी लेंडर्स इनको लोन देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अब मौके का फायदा तो सब कोई उठाता है, तो जो ये मनी लेंडर्स लोन देते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे देते हैं। लार्ज स्केल फार्मर्स हैं उनके पास ज़्यादा लैंड है, अब ज़्यादा लैंड है तो ज़्यादा क्रॉप ग्रो होगी, जब ज़्यादा क्रॉप ग्रो होगी तो उनके पास सरप्लस फार्म प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो जिससे वो सेल करेंगे, तो जिससे जो उनकी सेविंग्स है वो अगले सीजन के लिए रख लेंगे, जिससे वो क्या करा सके, अपनी फार्मिंग करा सके। लेकिन जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनके पास क्या है, उनके पास कम लैंड है, उनको कहीं ना कहीं से मनी लेनी पड़ती है। अब मनी वो कहाँ से ले रहे हैं, मनी लेंडर से लेंगे। अब मनी लेंडर्स क्या करते हैं, उनको बहुत हाई इंटरेस्ट पे देते हैं। अब क्या होगा पालनपुर में, आपके पास कैपिटल भी अरेंज हो गई, फार्मिंग मिले। अब क्या होगा, जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, सरप्लस का क्या मतलब है, एक्स्ट्रा अमाउंट में, जितना आपको जरूरत है उससे ज्यादा अगर है, एक्स्ट्रा अमाउंट में है कोई भी चीज, तो वो क्या कहलाएगी, सरप्लस कहलाएगी। तो अब क्या पालनपुर के क्या लोग क्या जितना उनको नीड है, जितने फूड की उनको नीड है उतना वो इसके बाद जो उनके सरप्लस में उसको क्या करते हैं, मार्केट में ले जाके बेच देते हैं। अब ये एक मैटर होता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा लैंड होगा उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट गेन करेगा। इसमें जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं उनको कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लैंड बहुत कम है। जब लैंड कम है उनके पास तो वो क्या करेंगे, एक तो पहले से उन्होंने मनी लेंडर से लोन ले रखा है, तो उनको जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट है उसको बेच के भी कहीं ना कहीं मनी लेंडर को जो उन्होंने ले रखा है रुपए वो वापस करना है। लेकिन जो लार्ज स्केल फार्मर्स है उनको फायदा हो जाता है कहीं ना कहीं फार्मिंग से। तो अब जब फायदा हो जाता है इनको तो ये क्या करते हैं, एक तो पहले ये रख लेते हैं अगले सीजन के लिए सेविंग्स, अगले सीजन में फार्मिंग करानी है। सबसे मेन काम क्या है, पहले इन्होंने फार्म प्रोडक्ट अपना बेचा जो एक्स्ट्रा अमाउंट में था, वो सेविंग जो हुई इनके पास उसको ये रख लेंगे अगले साल खेती कराने के लिए। फिर इसके बाद क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट में बचा तो ये इससे अपना डेवलपमेंट करते हैं। कैसा डेवलपमेंट, किसी भी टाइप का डेवलपमेंट हो सकता है, किसी ने ट्रक ले लिया, किसी ने बस ले ली, किसी ने बाइक ले ली, ये सारा क्या है। अब इस ट्रैक अमाउंट में अगर आपके पास मनी है तो आप कहीं ना कहीं आप अपना डेवलपमेंट करोगे। पहले काम ये क्या कर रहे हैं, सेविंग्स बचा के रख रहे हैं अगले साल फार्मिंग कराने के लिए। इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, अपना कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल फार्मिंग इन पालमपुर में क्या समझ में आया, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है, जो लार्ज स्केल फार्मर्स है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट स्टेट पे कौन है, लार्ज स्केल फार्मर्स।
चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो पालमपुर के लोग हैं दो तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं, या तो फार्मिंग है या तो नॉन फार्मिंग। 75% जो लोग हैं पालमपुर के वो फार्मिंग में इंडल्ज हैं, लेकिन जो रेस्ट ऑफ लोग बचते हैं वो क्या करते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिव। उसमें डेयरी सबसे कॉमन है, क्यों? क्योंकि पालमपुर एक विलेज है, अब विलेज है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कैटल्स होंगे, अब कैटल्स होंगे तो मिल्क होगा, अब मिल्क है तो मिल्क को मैनिपुलेट करने के लिए डेयरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो पालमपुर के लोग हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी इंगेज है, उसमें डेयरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर विलेज है तो वहाँ पे कैटल्स होंगे, अब कैटल्स है तो मिल्क आएगा, अब जब मिल्क आएगा तो कहीं ना कहीं हमें मिल्क को मैनिपुलेट करना है, तो वहाँ के लोग इसको एज अ बेस्ट बिजनेस देखते हुए पालमपुर के लोगों ने डेयरी भी ओपन करके रखी है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है आपकी वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारी फैक्ट्रीज बना के रखी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई फैक्ट्री नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो फैमिली के लोग हैं पुराने ट्रेडिशंस हैं उसको फॉलो करते हुए कुछ ना कुछ इन्वेंट कर रहे हैं। इन्वेंट मीन्स दैट मीन छोटा मोटा डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे आप इस लेडी को देख रहे हैं तो ये जो कुछ बना रही है तो ये क्या ट्रेडिशनल चीजें हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है, और इसमें जो लेबर्स होते हैं मोस्टली फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो पालमपुर में चल रही है उसमें किसी भी टाइप की कोई लेबर हायर नहीं की जा सकती। उसमें लेबर कौन होंगे, जो फैमिली मेंबर्स हैं वो खुद से अपना काम कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत छोटे स्केल में बिजनेस होता है। आप जैसे इमेज में ये देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ एक मशीन लगी, ये कहने के लिए तो इस मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन ये क्या है बहुत स्मॉल अमाउंट में है। अब क्योंकि बहुत सारे लोग पालमपुर के लैंडलेस हैं तो कुछ ना कुछ तो ऑक्यूपेशन वो करेंगे ही करेंगे, तो उसमें कुछ लोग स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडल्ज हैं। अपने आप को उन्होंने यहाँ इसमें भी डाल के रखा हुआ है। ये नहीं कि सारे के सारे लोग जो लैंडलेस है वो लेबर का ही काम कर रहे हैं, कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी इंगेज्ड हैं। ये जो पालमपुर के लोग हैं इन्होंने शॉप्स भी खोल रखी है। अब गांव है तो कुछ ना कुछ जरूरतें तो होंगी ही, उसके लिए पालमपुर के लोगों ने क्या कर रखा है, शॉप्स ओपन कर रखे हैं। अगर किसी को कुछ छोटा मोटा सामान लेना है किराने का तो वो कहाँ पे जाएंगे, शॉप्स में। तो ये शॉप क्या कर रहा है, एक टाइप की एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहा है नॉन फार्मिंग की, और दूसरा क्या कर रहा है, जो लोगों की जरूरतें हैं अब हर काम के लिए गांव से दूर मार्केट में ना जाना पड़े उसके लिए पालमपुर के लोगों ने ये क्या कर रखे हैं, शॉप्स भी ओपन कर रखी है। दोनों काम हो रहा है, इससे लोगों की नीड भी फुलफिल हो रही है और जो है वो भी पालमपुर में क्रिएट हो रही है। जैसा कि चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि जो पालमपुर है वहाँ की सड़कें कैसी हैं, मेटालिक रोड है। अब ऐसा नहीं कि आपको पालमपुर जाना है तो आप ये सोचो कि रेनी सीजन में जाएं या ना जाएं, क्योंकि मेटालिक रोड्स का क्या मतलब कि सारी की सारी पक्की सड़कें हैं वहाँ पे। अब मेटालिक रोड्स हैं, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है पालमपुर में, तो वहाँ के लोग ट्रांसपोर्टेशन में इंडल्ज है। दैट मीन्स टू क्या करते हैं, पालमपुर से किसी शहर ले जा रहे हैं लोगों को, वहां से ला रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की भी एक्टिविटी में है। अब आपने पढ़ा था कि जब फार्मिंग हो रही थी पालमपुर में तो उसमें लोगों का क्या हो रहा है, जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट है उसको बेच रहे हैं, तो उससे वो क्या कर रहे हैं, अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब उन्होंने किसी ने रिक्शा ले लिया, बुलेट कार्ट्स ले लिए, तो उससे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी को भी तेजी मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी में भी लोग इंडल्ज हो रहे हैं, लोगों का भी फायदा हो रहा है और यहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से एक एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही है। अब पालमपुर में रोड की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, दैट मीन्स जो पालमपुर है वहाँ पे लोग फार्मिंग और से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। जो लोग फार्मिंग में एंगेज्ड हैं उनको फार्मिंग से प्रॉफिट हो रहा है, जो नॉन फार्मिंग में उनका नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट एंगेज। तो इस चैप्टर में ओवरऑल हमने क्या पढ़ा कि जो पालमपुर है वो एक वेल डेवलप्ड विलेज है, वहाँ पे दो टाइप के ऑक्यूपेशन, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग, ऐसे प्रोडक्शन होता है। इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन। इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा कि पालमपुर की क्या कंडीशन है, पालमपुर कैसा विलेज है, प्रोडक्शन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, पालमपुर में फार्मिंग कैसे हो रही है, पालमपुर के लोग फार्मिंग के अलावा किस एक्टिविटीज में इंगेज्ड हैं, पालमपुर के लोग कैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स से मॉडर्न फार्मिंग मेथड में शिफ्ट हुए। तो पूरा का पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड था, पालमपुर, पालमपुर की क्या कंडीशन है, पालमपुर कैसे ग्रोथ कर रहा है, पालमपुर कैसे एक वेल डेवलप्ड विलेज है। I would like to give thanks for watching this video. Please subscribe the channel and share with your friends.